हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछला अध्याय में हमने आधुनिक भारत का इतिहास में यूरोपीय कंपनी के आगमन में फ्रेंच के बारे में पढ़े थे। आज हम एक नए चैप्टर बंगाल के नवाब और अंग्रेज के बीच क्या संबंध थे इनके बारे में आज पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए बंगाल के नवाब और अंग्रेज। बंगाल के नवाब और अंग्रेज के बारे में भारतीय प्रांतों में संपन्नता की दृष्टि से बंगाल का स्थान महत्वपूर्ण था। भारत के जितने प्रांत थे उसमें सबसे ज़्यादा संपन्नता बंगाल की था। अंग्रेजों को 1651 ईस्वी में शाह शुजा द्वारा 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापारिक अंग्रेज को 1651 ईस्वी में बंगाल का नवाब शाह शुजा द्वारा मात्र 3000 की वार्षिक कर के बदले व्यापारिक छूट प्रदान की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजवंश की एक स्त्री की चिकित्सा डॉक्टर विलियम ब्राउटन द्वारा की गई थी। 1698 ईस्वी में सूबेदार अजीमुसान ने अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर प्रदान की। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुसान ने अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी दी, जिसमें सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर प्रदान की। 1717 में बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खां को बनाया गया। 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार कौन बना? मुर्शीद कुली खां बना। चलिए आगे पढ़ते हैं मुर्शीद कुली खां के बारे में। मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी तक। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। तो ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया। इसने 1719 ईस्वी में उड़ीसा का क्षेत्र भी दे दिया। मुर्शीद कुली खां को 1719 ईस्वी में उड़ीसा का भी क्षेत्र दे दिया गया। इसके काल की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। मुर्शीद कुली खां के काल में 3 प्रमुख घटना हुई थी। पहला विद्रोह हुआ था सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। दूसरा विद्रोह सुजात खां और तीसरा विद्रोह नजात खां ने किया। इसने किसानों से भू राजस्व व्यवस्था की। इसने तकावी ऋण प्रदान किया। मुर्शीद कुली खां कौन सा ऋण प्रदान किया? तकावी ऋण प्रदान किया था। इनकी मृत्यु के बाद इनका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? उसका दामाद शुजाउद्दीन बना। शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी। मुर्शीद कुली खां का दामाद था। शुजाउद्दीन कौन था? मुर्शीद कुली खां का दामाद था। 1733 ईस्वी में बिहार का क्षेत्र भी प्रदान कर दिया गया और शुजाउद्दीन को 1733 में बिहार का भी क्षेत्र दे दिया गया बंगाल में। इस तरह बंगाल के अंतर्गत अब बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र भी सम्मिलित हो गए। सरफराज 1739 से 1740 ईस्वी। शुजाउद्दीन के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सरफराज बना, मात्र 1 साल के लिए 1739 से 1740 के बीच। इसको बिहार के उप सूबेदार अलवर्दी खान ने मार दिया था। सरफराज खान को किसने मारा? बिहार के उप सूबेदार अलवर्दी खान ने। कौन से युद्ध में? घिरिया नामक स्थान पर घेर कर मार डाला और वह स्वयं बंगाल का सूबेदार बन गया। बंगाल का सूबेदार सरफराज के बाद कौन बना? अलवर्दी खां बना। अलवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी। अलवर्दी खां यह बंगाल के नवाबों में सबसे योग्य नवाब था।
अलवर्दी खां बंगाल के नवाबों में सबसे योग्य नवाब था। चूंकि यह सरफराज खां को मारकर गद्दी पर बैठा था, इसीलिए मुगल सम्राट को 2 करोड़ घूस देकर अपनी पद को अस्थायी बनाया था। तो अलवर्दी खां अपने नवाब के पद को अस्थायी बनाने के लिए मुगल सम्राट को कितने रुपए दिए थे? 2 करोड़ रुपए थे। परंतु उसके बाद उसने 16 वर्षों के शासनकाल में कभी भी मुगल बादशाह को राजस्व नहीं भेजा। रघु जी के लगातार आक्रमणों से बाध्य होकर, रघु जी के लगातार मराठा शासक था रघु जी के लगातार आक्रमणों से बाध्य होकर उसे उड़ीसा का क्षेत्र 1751 में मराठों को देना पड़ा। उसने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से की थी। तो यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से किसने किया था? अलवर्दी खां ने। उसने कहा था यदि न छेड़ा जाए तो यह शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो यह काट काट कर मार डालेगी। तो ये किसने कहा था? अलवर्दी खां ने। अलवर्दी खां के कुल 3 पुत्रियां थी और उनके 3 दामाद उनके जीवन काल में ही मर गए थे। उसने अपने सबसे छोटी लड़की के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अलवर्दी खां का कौन था? नाती था। उनके 3 पुत्री में सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। आज हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू।